हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पाठ में का मुख्य उद्देश्य है जिजीविषा, यानी लेखक ने कहा है कि ये जिजीविषा को उन्होंने व्यक्त किया है, उसी के ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। कह रहे हैं कि अभी भी हम लोगों के अंदर जीने की इच्छा है, चाहे हम इंसान हो या जीव जंतु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उनके अंदर जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। इसीलिए हम हमेशा अपने भविष्य की ओर भविष्य की ओर देखते हैं। अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सभी की रक्षा, सुरक्षा और उनकी देखभाल, उनका पालन पोषण, इन सभी के बारे में हमेशा हम प्रयास करते हैं और सोचते हैं। तो एक कविता जो है, इसीलिए उन्होंने ये शीर्षक रखा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, यानी कि अभी भी हमारे अंदर जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, इसीलिए ये बहुत कठिन समय नहीं है। जैसा कि आपने अभी पिछली कक्षा में कहा है कि हमारा भविष्य के प्रति कवि मतलब लेखक उस पाठ में आशावादी हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। उसी तरह से इसमें भी कवि ने कहा है कि हमारे अंदर जीने की इच्छा है, हमें आशा का त्याग नहीं करना चाहिए और इसी आशा के वशीभूत हमारे अंदर जीने की इच्छा पलती है। कविता है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखक इसमें कहते हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है और हमको इस बात से कोई भी भय नहीं होना चाहिए कि ये सबसे कठिन समय है, अब हमको इसके बाद हम इसमें जी नहीं सकते, ऐसी भावना मन में नहीं लाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। कहते हैं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, कि ये जो समय है ये बहुत कठिन समय नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है जीवन का। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया के चोंच में तिनका। अभी भी दबा है चिड़िया के चोंच में तिनका। चिड़िया यानी कि पक्षी अपने चोंच में तिनके को दबाई हुई जा रही है अपना घोंसला बनाने के लिए। तिनका, घास का तिनका, वह चिड़िया जो है एक एक तिनका कहीं कहीं से उठा करके लेके आती है चोंच में दबा करके, और अपने बच्चों के लिए वह घोंसला बनाती है। ठीक है, घास तिनका का अर्थ होगा घास, तिनका सूखी घास, तिनका का अर्थ है सूखी घास। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे कठिन समय ये नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया जो है मातृत्व की भावना से प्रेरित है, उसे अपने बच्चों के प्रति लगाव है, बच्चों से वह प्रेम करती है और इसी कारण वह कहीं कहीं से घास के तिनके को लेकर आती है और लेके वह
अपने घोंसले को बनाने का इंतज़ाम करती है, प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि उसको उसी में अंडे देने हैं और फिर उसके बच्चे उसमें रहेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बहुत कठिन समय आ गया है, कोई किसकी परवाह नहीं करता है, ऐसा नहीं है। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी वह उड़ने की तैयारी में है। यानी कि वह क्या करती है कि एक एक तिनका उठा कर लाती है, एक तिनका एक बार में उठा कर लाती है, फिर वहाँ रखती है, फिर इसी तरह से बार बार जाती है। तो जा कर के वह एक साथ बहुत सारे तिनके, घास, रुई आदि उठा करके लाती है और फिर अपने घोंसले बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि उसको अपने बच्चों को उसी में रखना है। इसी आशा से, अपने भविष्य की आशा से वह जो है कह रहे हैं कि वह उड़ने की तैयारी में है। यानी कि वह घास को रख के फिर से उड़ के जाने की तैयारी है कि वह माने कि उसके जीवन का सब काम पूर्ण हो गया, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचती है। और इसीलिए वह लगातार कार्यरत है, लगातार कार्य कर रही है। अभी भी झरती है पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। और प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है। झरती है पत्ती, पेड़ों से पत्ते का गिरने को कहते हैं झरती। झरती है यानी कि गिरती। पत्ते जो पत्तों का जो गिरना होता है पेड़ से, उसको झरना कहते हैं। ठीक है, तो झरती है यानी कि पेड़ से पत्ते अभी भी झरते हैं। यानी प्रकृति का भी नियम लगातार एक जैसा ही चल रहा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले के समय भी ऐसे ही चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी, आज भी बना रही है। इसी तरह से पेड़ से पत्ते पहले भी झरते थे और आज भी झर रहे हैं। और उसके बाद उस झरे हुए पत्तों को साफ करने के लिए एक हाथ भी है। थामने को बैठा है हाथ एक। थामने को बैठा है हाथ एक। थामना यानी थामने को माने पकड़ने को। थामने को यानी कि पकड़ने को। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि पेड़ के पत्ते झरते हैं और उन पत्ते को थामने के लिए एक हाथ तैयार है। यानी कि माली अपना कार्य करता है, उधर पेड़ के पत्ते झरते हैं और वह जो है उन पत्तों को उठा लेता है, वहाँ पेड़ के नीचे का हिस्सा साफ कर देता है। तो मतलब कि प्रकृति का भी जो की गतिविधियाँ हैं वो एक समान चलती जा रही हैं, उसमें कहीं रुकने का कोई भी न वह रुकने का नाम लेती है, न तो कहीं वहाँ पे गतिरोध आता है। थामने को बैठा है हाथ एक, माने एक हाथ हमेशा थामने के लिए बैठा है। जो झरे हुए पत्ते हैं, उन झरे हुए पत्ते को थामने के लिए यानी पकड़ने के लिए, यानी पेड़ के नीचे जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, झरे हुए पत्तों को हटाने के लिए एक व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। लेखक हर क्षेत्र में कह रहे हैं, एक एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चिड़िया अपने भविष्य में अपने बच्चों को पालने के लिए तिनके लाती है, घोंसला बना करके उसी में बच्चों को रखेगी, अंडे देगी, इसके लिए। और दूसरा वो जो है कि पेड़ों के पत्ते झरते हैं तो उन पत्तों को भी थामने के लिए कोई तैयार बैठा हुआ है कि उनको हटा दिया जाए, सफाई किया जाए। उसी तरह से लोग भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी से मिलजुल नहीं रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा है। लगातार लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, संपर्क में बने हुए हैं। और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य माने जहाँ जाना है, गंतव्य यानी कि लक्ष्य।
गंतव्य, गंतव्य यानी कि लक्ष्य। लेखक कवि कहते हैं कि अभी भी सभी को कहीं ना कहीं जाना रहता है और उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी उसका साथ देती है, रेलगाड़ी उसका साधन है। और हाँ, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया। लोगों के अंदर जीने की इच्छा है, आने वाले कल के लिए वह कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इसी कारण से कह रहे हैं कि अभी भी कोई ऐसी अभी भी कोई हमारे पास रेलगाड़ी जैसी कई साधन ऐसे हैं जो कि हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाते हैं। गंतव्य तक यानी कि हमारा जो लक्ष्य है, कहीं किसी को किसी के रिश्तेदारी में जाना रहता है, किसी को नौकरी में जाना रहता है, किसी को मतलब कहीं भी जाना है, जहाँ भी हमें जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, वहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए एक रेलगाड़ी हमारी मदद करती है, हमारा साधन है। और हम जाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर अपने भविष्य के सपने हमने अपने मन में संजोए हैं, उन सपनों को हमें साकार करना है और उसी के लिए हम जी रहे हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। लेखक कह रहे हैं कि जैसे हम अगर जा रहे हैं कहीं, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी प्रतीक्षा कोई कर रहा है। जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हैं, तभी ऐसा संभव है। जब हम आपस में एक दूसरे से स्नेह के बंधन में बंधे होंगे तभी ये संभव हो सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी प्रतीक्षा कोई कर रहा है। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, वो हमारी प्रतीक्षा में रत है, वो हमारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है, यानी कि उसे हमारी चिंता है, वह हमारे लिए आशा लगाए बैठे हुए हैं। और आशा क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमसे वह स्नेह करता है, हमसे वो प्रेम करता है। यानी देखिए, चिड़िया का उदाहरण उन्होंने दिया। चिड़िया अपने बच्चों से प्रेम करती है, इसीलिए वो तिनका उठा कर लाती है और तिनका उठा कर लाके घोंसले बनाती है। घोंसला बनाती है, क्यों बनाती है? घोंसले में वो अपने बच्चों को रखेगी, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि जैसे माली है, माली पेड़ पौधों से प्रेम करता है, तो पेड़ के जो झरे हुए पत्ते हैं वह उसके नीचे से हटा देता है, उसको साफ कर देता है। इसी तरह से हम आपस में अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम रेलगाड़ी के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ हमारी प्रतीक्षा हो रही है, यानी कि वे भी हमसे प्रेम करते हैं, वो हम उनके साथ स्नेह के बंधन से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहाँ हम जा रहे हैं, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ पे कोई हमारी प्रतीक्षा में रत है, प्रतीक्षा में लगा हुआ है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और आज भी लोगों के अंदर इतना लगाव है, लोगों के अंदर इतना प्रेम है एक दूसरे से, कि आज भी लोग जो है एक दूसरे को कहते हैं कि मतलब अगर घर में परिवारजन कोई बाहर निकला हुआ होता है, तो जैसे बच्चे निकले हैं तो माता कहती हैं कि जल्दी आ जाओ, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है। इसी तरह से अगर किसी के पति जाते हैं कहीं ऑफिस तो वहाँ से उनको वापस आने, मतलब शाम में सूरज ढलने के बाद सभी अपने अपने घोंसले में, जैसे चिड़िया आती है वैसे ही सभी अपने अपने घरों को आ जाते हैं।
और इसी कारण घर वाले भी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे पारिवारिक जन जो हैं वे घर पे पहुंच जाएं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने को है। मतलब जब घर के सदस्य एक दूसरे से प्रेम बंधन में बंधे होते हैं, यानी स्नेह बंधन स्नेह के बंधन में बंधे होते हैं, तभी एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। और इस परवाह के कारण वे शाम होने पर वे उसे उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वे कब घर आएंगे, और यदि नहीं आते हैं तो उनको कहते हैं कि अब सूरज ढलने वाला है, तुम्हें घर आ जाना चाहिए। सूरज डूबने का वक्त, वक्त जो है, वक्त मतलब है समय, और वक्त जो है उर्दू शब्द है वक्त, यानी कि समय। तो सूरज ढूंढने का समय हो गया, यानी कि शाम होने वाली है। शाम को अक्सर लोग अपने अपने घरों में वापस चले आते हैं। जहाँ भी वे जाते हैं काम करने के लिए, शाम को वो वापस अपने अपने घरों में चले आते हैं। अभी भी कहा जाता है उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से, अनेक वर्षों से, सदियों से, मतलब कि ये परंपरा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। जो नानी दादी कहानी सुनाती रही वो परंपरा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, और वह ऐसे ही वैसे ही चलती चली आ रही है जैसे कि आज से कई साल पहले ये परंपरा थी कि दादी नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, और कहानियाँ बच्चे भी उनसे कहानी सुनना चाहते थे उनसे, क्योंकि वे उनसे लगाव रखते थे, क्योंकि वे उनसे प्रेम रख करते थे। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आज भी अभी भी कहानी का वह हिस्सा सुनाया जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा। कथा यानी कि कहानी, कथा का अर्थ क्या है? कहानी, कथा यानी कि कहानी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आज भी उस कहानी का आखिरी हिस्सा यानी कि आखिरी भाग, आखिरी हिस्सा अभी भी सुनाया जा रहा है, जो दुनिया के तमाम माने बहुत सारे, जो सारे बच्चे जो अब तक सुनते आए हैं दादी नानी से कहानियाँ, उन कहानियों को आज भी दादी नानी द्वारा सुनाया जा रहा है, और अभी भी उसकी परंपरा अभी भी वैसे ही चली आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब आपस में प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। सबके अंदर माने भविष्य में जीने की इच्छा है। सभी एक दूसरे से के बंधन में बंधे हुए हैं, और इसी कारण जो है सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं। कोई किसी को त्यागना छोड़ना नहीं चाहता, और सभी आशा से युक्त हैं, आशावान हैं, और इसी कारण सभी अपने भविष्य की ओर देखते हैं। ऐसा है ना कि कवि यहाँ दिखा रहे हैं कि परंपरा से जो परंपरागत ढंग से चली आ रही है वो वैसे की वैसी ही है। जैसे चिड़िया घोंसले के लिए तिनका लाती है, कल भी लाती थी, आज भी लाती है। जैसे हम लोग जो है जैसे माली अपने पेड़ पौधों से प्रेम करता है, वो उसको साफ सुथरा करता है, पत्तों को साफ करता है, वैसे वो कल भी था, वैसा आज भी है। उसी तरह से भीड़, अभी भी स्टेशन में भीड़ है, मतलब सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाने को तैयार है, कहीं ना कहीं किसी को जाना ही है। और ये जाना क्यों है? क्योंकि वह जिसके पास जा रहा है वह उसका प्रियजन है, उसका वह प्रेमी जन है। प्रियजन के पास ही लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है हम अपने गंतव्य, हमारा गंतव्य कहाँ है? जहाँ पे हमारे प्रिय लोग रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगला है कि जहाँ पे मतलब कि हम कहीं जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं जहाँ पे हमारे प्रिय लोग रहते हैं, और हमें उनको
उनको उनके पास पहुंचना है और उनके पास पहुंचकर हमको उनकी देखभाल करनी है। इसलिए हम जो है वहाँ पहुँचने के लिए आतुर हैं। ऐसा हम मतलब कि इसीलिए हम जाने को तैयार हैं। ठीक है। आज भी अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अभी तक ये कहा जा रहा है कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाती है, फिर हम स्टेशन पे लोगों की भीड़ होती है क्योंकि सब अपने प्रिय लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जाते आते रहते हैं। फिर रेलगाड़ी अभी भी हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचाती है, यानी हमारा कहीं न कहीं जाने का उद्देश्य होता है क्योंकि हम आपस में अपने अपने परिवार के जनों से, अपने मित्र से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और आज भी घर में हमारी कोई प्रतीक्षा करता रहता है और कहता है कि शाम हो गई है, सूरज डूबने वाला है, शीघ्र घर चले आओ। ये सब क्यों है? ये सब इसका पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हम आपस में एक दूसरे से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, माने वो कथा जो सदियों से दादी नानी, सदियों यानी कि वर्षों से, सदियों यानी कि वर्षों से जो दादी नानी हम लोगों को कहानियाँ सुनाती आई हैं, वह हमारे पहले की पीढ़ी भी सुनती आई है और आज भी सुन रही है, आगे भी सुनेगी। और इसी कारण हमें कवि कहते हैं कि ये कठिन समय नहीं है, यानी कि अभी भी लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव कम नहीं हुआ है। दुनिया के तमाम बच्चों, तमाम मने बहुत सारे, तमाम मने बहुत सारे या सभी, तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। जब दादी नानी रात में सोते वक्त कहानियाँ सुनाती हैं, वो कहानियाँ अक्सर करके परियों की होती है। परियों की कहानियाँ जो कि हम कहते हैं कि वो इस लोक की नहीं है, वो किसी अन्य लोक की होती हैं। और बच्चों को वे अपने जादू की छड़ी से कुछ भी दे सकती हैं। वे बच्चों को बहुत ही प्रेम करती हैं और बच्चे जो भी चाहें वह उसे प्राप्त करते हैं। ऐसा दादी नानी के द्वारा हमको बचपन से कहानी बताई गई है, सुनाई गई है। और उसी कहानी को आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से यानी कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से यानी अंतरिक्ष के उस पार जो है दुनिया जो है, यानी कि हम इस दुनिया से अलग जो दुनिया है, वहाँ से अभी भी दादी नानी की कहानियों में परियों की कल्पना होती है, परियों के बारे में कहा गया होता है। और परियां जो है मतलब कि बच्चों से प्यार करती हैं और वे उन बच्चों को खुशियाँ देती हैं, आनंद देती हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी थी। मतलब कि लोग पहले भी दादी नानी लोग जो है परिवार में बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, आज भी सुनाया करते हैं। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी कवि ये कह रहे हैं कि ये आज खबर ऐसी आशा करते हैं कवि कि ये अंतरिक्ष के मतलब कि इस दुनिया से जो लोग कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं, कहीं दूसरी दुनिया में जाते हैं, तो उनकी खबर लाएगी, उनकी खबर आएगी, ये कवि आशा करते हैं। और इसी कारण वे कहते हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, यानी कि ये अभी उतना बुरा समय नहीं आया है कि कोई किसी को न जानता हो न जानना चाहता हो, बल्कि सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्नेह करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी। मतलब इसीलिए कवि कहते हैं कि
यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी कवि जो है वे आशावादी हैं। आशावादी इस दृष्टि से कि वे ये आशा रखते हैं कि जब तक हम आपस में एक दूसरे से प्रेम का भाव रखते हैं तब तक हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब तक हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब तक हम सबके लिए सोचेंगे, और जब सबके लिए सोचेंगे तो ये सबसे बुरा समय नहीं होगा। यानी कि आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सभी का कल्याण, सभी की भलाई के बारे में सोचेंगे। अतः ये सबसे कठिन समय नहीं माना है कवि ने। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि यहाँ सबसे पहले उन्होंने पक्षी का उदाहरण दिया, और उसके बाद मनुष्यों का उदाहरण दिया, फिर माली जो कि पेड़ पौधों के पत्तों को साफ करता है। यानी कि सब पूरी कविता में उन्होंने ये दिखाया कि हम सभी को आपस में एक दूसरे से लगाव है, हम सभी को आपस में एक दूसरे से प्रेम है। और क्योंकि घर में भी जब शाम होने लगती है तो मम्मी, माता या जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वे इस चिंता में रहते हैं कि घर का गया हुआ सदस्य जो सुबह का निकला हुआ है वह अभी तक नहीं आया है, और उसको बुलाने के लिए एक हिदायत दी जाती है, कहा जाता है कि शाम हो गई है, घर चले आओ। तो इस तरह से सभी को एक दूसरे की चिंता रहती है, और ये चिंता अच्छी बात है, क्योंकि इस चिंता से ये चिंता जो है ये इस बात को दर्शाता है कि हम सभी आपस में एक दूसरे से स्नेह के बंधन में जुड़े हुए हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवि ने कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्पष्ट कीजिए। हम लोगों ने देखा जैसा कि सबसे पहला उन्होंने तर्क दिया कि कठिन समय नहीं है दिखाने के लिए कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाने के लिए, अंडे देने के लिए क्या करती है, तिनके लेकर आती है। ठीक है। माली क्या करता है, पौधों के नीचे साफ सफाई करता है, सूखे हुए पत्तों को हटाता है। और स्टेशन पे अभी भी भीड़ है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं जाना है। रेलगाड़ी एक आती है जाती है जो कि हमें कहीं ना कहीं हमारा जहाँ भी गंतव्य है, यानी कि जहाँ हमारा लक्ष्य है वहाँ तक हमें पहुँचाती है। उसके पश्चात घर में कोई ना कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि देर हो गई है, हमें घर वापस आ जाना चाहिए। घरों में बड़े बुजुर्ग, दादी और नानी लोग का बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, और ये सारे तर्क उन्होंने दिए हैं। और इस तर्क के माध्यम से कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय तो वह होता है कि जब किसी के बारे में कोई चिंता न करता, और हम इंसान न हो करके हम पशु प्रवृत्ति के हो जाते। परंतु यहाँ पे हम सभी इंसान ही क्यों, यहाँ पक्षी भी अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं। तो इस तरह से कवि की दृष्टि में ये सबसे कठिन समय नहीं है। अब अगला प्रश्न उन्होंने कहा है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। इस प्रश्न का उत्तर आपको मैंने बताया था कि चिड़िया तिनकों को दबाकर उड़ने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाना है। और घोंसला भी क्यों बनाना है? क्योंकि उसमें वह अंडे देगी और उसके बच्चे उसी में रहेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे। तो चिड़िया इसीलिए अपने चोंच में तिनका उठा कर कहीं दूसरी जगह से एक जगह ले आती है, और जहाँ पे वह अपने घोंसले बनाती है। तो इसीलिए वह तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। वह तिनकों का क्या करती है? वह तिनकों का घोंसला बनाती है। ठीक है, वह तिनकों का घोंसला बनाती है। घोंसला बनाने के बाद वो उसी में अंडे देती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए कि उसमें लगातार, निरंतर
बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। यहाँ पे अभी भी का प्रयोग बार बार इसलिए किया गया है क्योंकि कवि इसके माध्यम से निरंतरता दिखाते हैं, जताते हैं कि कोई काम लगातार हो रहा है। अभी भी लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, अभी भी वह घर नहीं गया, अभी भी उसने खाना नहीं खाया। इस तरह के वाक्य आप बना सकते हैं और इन वाक्यों से निरंतरता झलकती है। अभी भी का प्रयोग करके जो वाक्य बनाए जाते हैं इसमें लगातार निरंतर मतलब कि अभी भी वह काम किया जा रहा है, करता जा रहा है, यानी कि लगातार निरंतरता जता रहे हैं कि अभी भी वह लगातार काम करता जा रहा है। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।